Hey dear student, once again welcome to everyone on our channel सुधाकर सर क्लासेस. दिस इज विपिन हियर. ठीक है. अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताते हैं कि हर एक पर्टिकुलर जितने भी यहाँ पे वीडियोस लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, चाहे वो सौरभ सर ने कवर किए हों, चाहे सुधाकर सर ने कवर किए हों, या जो भी अदर फैकल्टीज थी जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं, सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन गई है. तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे इजीली. ठीक है ना, ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं है. तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है. प्लेलिस्ट पे जाइए सर, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है. प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे. ठीक, ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है. ठीक. अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दें कि क्लास 10 के बच्चे हिस्ट्री की बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो उसका पीपीटी बन रहा है और बस कल या परसों से आपको उसको भी लेक्चर्स भी रेगुलरली बेसिस पे मिलने लगेंगे. ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा, उसी का पार्ट 3 ये है. पार्ट सेकंड हमने कवर कर लिया, 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये पार्ट 3 है. ठीक है, तो पार्ट 3 हम लोग कवर करेंगे. अब देखिए, 2 पार्ट्स में हमने क्या कवर किया. पहले पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन चीजों के बारे में डिस्कस किया. सेकंड पार्ट हमने जो इकोनॉमिक्स का कवर किया था, उसमें हमने देखा था ग्रीन रिवोल्यूशंस के बारे में कि जब 1967 के टाइम पर हमारे कंट्री में जब ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, एक्चुअली में जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले से उसको ग्रीन रिवोल्यूशन नाम नहीं दिया गया. 1966 और 1967 के टाइम पर क्या हुआ कि हमारे कंट्री में मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया. ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का उसमें बहुत बड़ा रोल था, इसीलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है. तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था. जिससे क्या हुआ, जिससे हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई. जिससे हमारी कंट्री क्या बन गई, जिससे हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई इन अ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनी. और इतना बड़ा चेंज आया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी. इतना बड़ा चेंज आया इन दोनों क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था. तो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को रेवोल्यूशन का टर्म दिया गया. किसका टर्म दिया गया, रेवोल्यूशन का टर्म दिया गया. बहुत ध्यान सुनना. 1966 और 1967 के पहले क्या था, ये आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले क्या था. कंट्री में जितने भी फार्मर्स थे सब आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग कॉन्सेप्ट को या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को वो लोग अडॉप्ट करते थे. और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड क्या था, मैंने आप सबसे बताया था. ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एक ऐसा मेथड था जिसमें फार्मर्स के पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, पेस्टिसाइड्स नहीं होता था, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होते थे. रेन वाटर के लिए वो लोग किस पे डिपेंड करते थे, मानसून पे डिपेंड होते थे. इसके बाद आप कह सकते हो कि HYV शीट्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था. वो ट्रेडिशनल टूल्स की मदद से या ट्रेडिशनल चीज़ों की मदद से क्या करते थे, फार्मिंग को प्रैक्टिस करते थे. जिसमें फर्टिलाइजर्स के लिए वो लोग ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह को, काऊ डंग वगैरह को यूज़ करते थे. लेकिन 1966 और 1967 टाइम के बाद इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट आया और जिसने एक बहुत बड़ा चेंज लाया. कैसा चेंज, आप कह सकते हो कि जिस सेम पीस ऑफ लैंड पर पहले हम 100 kg व्हीट और राइस प्रोड्यूस करते थे, अब उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस करने के बाद, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे नियर अबाउट 185 kg या कह सकते हो 200 kg तक क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगा. मतलब जस्ट डबल. आप कह सकते हो कि पहले जिस पीस ऑफ लैंड पर हम 100 kg व्हीट और राइस प्रोड्यूस करते थे, अब उसी पीस ऑफ लैंड पर 185, 190, 200 ऐसे इतने क्वांटिटी में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन होने लगा आफ्टर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. जब फार्मर्स ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया, इस बिहाफ पर जब उन लोगों ने अपनी फार्मिंग को प्रैक्टिस किया, तो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला. और फिर इसी चेंजेस को क्या बोला गया, इसी चेंजेस को एक टर्म दे दिया गया, रिवोल्यूशन. और वो भी कैसा रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन. क्योंकि ये क्रॉप से रिलेटेड था, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, तो इसको ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दे दिया गया. और ये टर्म किसने दिया था, मैंने आप सबसे बताया था, ये टर्म दिया था विलियम गॉड ने ये टर्म दिया था इसको, ग्रीन रिवोल्यूशन, इतने बड़े चेंजेस को. तो आई होप आप, हम लोगों ने इन चीज़ों पे काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी कुछ इसमें देखा. अगर आप लोगों से डिफरेंशिएशन पूछ लेगा कि डिफरेंशिएट एनी 3 to 4 पॉइंट बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो आप लोग आई होप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में फार्मर के पास ट्रेडिशनल टूल्स होते थे. ठीक, जैसे आप कैसे डिगिंग स्टिक होता था, ठीक है, ये सारी चीज़. उसके बाद बॉय होता था, डिगिंग स्टिक होता था, ये सारे होते थे. और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फार्मर्स के पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, फॉर हार्वेस्टर, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह. इसके बाद आप बताएंगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर्स क्या करता था, फर्टिलाइजर्स के
फर्टिलाइजर्स तो उनके पास होता नहीं था, तो वो मैन्योर्स का यूज़ करते थे, ठीक है, ऑर्गेनिक जो होता है मैन्योर्स उसका यूज़ करते थे। और आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में फर्टिलाइजर्स था। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में फार्मर्स के पास पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते थे जिससे जानवरों को मारा जाता है, ठीक है ना, जानवरों को कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इंसेक्ट्स वगैरह को मारा जाता है। इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं ना, क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। इसके बाद ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर्स के पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती थी, रेन वाटर के लिए वो किस पे डिपेंड होता था, मानसून पे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी भी थी। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है इरिगेशन फैसिलिटी, कैनल, पंप सेट, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, डैम, काफ़ी कुछ था। तो आई होप आप, उसके बाद एक और सबसे बड़ा डिफरेंस कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में फार्मर्स के पास नॉर्मल शीट्स होते थे, और उसके बाद आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड में देखेंगे फार्मर्स के पास HYV शीट्स आ गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी शीट्स। हाई यील्डिंग वैरायटी शीट्स एक ऐसे शीट्स होते हैं, एक ऐसा शीट्स होता है आप कह सकते हो कि जो मतलब पर हेक्टेयर के बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ओके। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ गई हों। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने वाला जो सबसे पहला स्टेट था हमारे कंट्री का, वो कौन सा था? मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट हमारे कंट्री का कौन सा था? पंजाब था। ये मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में भी एकदम साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने वाला जो सबसे पहला स्टेट हमारे इंडिया का था वो कौन सा था? पंजाब एंड हरियाणा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method in India। इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई करने वाले या मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करने वाले जो जिन स्टेट्स के फार्मर्स थे वो कौन सा स्टेट था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हो, ये थोड़ा सा फैक्ट था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डाटा जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इस पर्टिकुलर चीज को रिवोल्यूशन का टर्म क्यों दिया गया। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले जो कंडीशन हो, जब उन कंडीशंस में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है तो उसी को हम रिवोल्यूशन के टर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन पालमपुर, ध्यान से देखना, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 300 kg पर हेक्टेयर। कह रहा है कि आपको एक चीज यहाँ बता रहा है कि एक हेक्टेयर में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करके या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से जब फार्मर प्रैक्टिस करते थे तो क्या होता था कि एक हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड पर केवल 1300 kg ही आपका वीट प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब उन लोगों ने HYV शीट्स का यूज किया, यानी कि आप कह सकते हो कि जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को प्रैक्टिस किया गया फार्मर्स के द्वारा, तो उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर जो प्रोडक्शन होने लगा वीट का, वो कितना होने लगा? 3200 kg पर हेक्टेयर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे आपका प्रोडक्शन सरप्लस हुआ था, वीट का प्रोडक्शन कितने लार्ज अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को ग्रीन रिवोल्यूशन के टर्म से डिनोट किया गया। आप कह सकते हो कि 1966 के पहले इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग था और 1966 के बाद इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग आया। ट्रेडिशनल फार्मिंग से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कंट्री में जितना कंजप्शन था वीट और राइस का, उतने अमाउंट में यहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, और ऐसे केस में हमको फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था वीट और राइस, और जिससे बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन चीज़ों में खर्च हो जा रहा था गवर्नमेंट का। तो 1966 और 1967 के बाद इंडिया में एक नया इनिशिएट लिया गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड का, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में सक्सेसफुल रहा। और इसने क्या किया, यहाँ पे साफ साफ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जिस सेम पीस ऑफ लैंड पर पहले 1300 kg वीट प्रोड्यूस होता था, उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे अब 3200 kg वीट प्रोड्यूस होने लगा। तो ये इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिला, और इसी चेंजेस को ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म से डिनोट किया विलियम गॉड ने, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। अब आगे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ और बता रखा है, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया, ये आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज आप लोग इसे जरूर करिए, ठीक। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीपल फार्मिंग क्या होती है? मल्टीपल फार्मिंग क्या होती है? जब एक सेम पीस ऑफ लैंड पर एक से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये मल्टीपल फार्मिंग होती है, ठीक।
आप ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग दोनों में इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग क्या है? मॉडर्न फार्मिंग आप सबको पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं। आगे, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन। ये फ्लक्चुएटिंग डाटा है, ठीक है ना, हमको कुछ इस पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक फ्लक्चुएटिंग डाटा है, आपको बता रहा है कि किस साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। देखते हैं अभी वो भी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी फार्मर्स को अगर वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करता है। ठीक, अगर फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करेगा तो किन किन चीजों की उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग सबसे बता सकते हैं फर्टिलाइजर्स की, इसके बाद मॉडर्न टूल्स की, फॉर एग्जांपल लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह। इसके बाद आप बताएंगे क्या, HYV शीट्स की। अब इसके बाद आप बताएंगे क्या, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, कोई पंप सेट वगैरह होना चाहिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया, ये वही डाटा था जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या कह रहा है, 19 मॉडर्न फार्मिंग की बात। मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1966 के टाइम पे, तो उसके बाद इंडिया में पल्सेस का और व्हीट का प्रोडक्शन देखिए आप बढ़ता ही गया। ठीक है, मिलियन टन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिलियन टन्स के अकॉर्डिंग ईयर बाय ईयर प्रोडक्शन बढ़ता ही गया। आप देख सकते हैं 1950 1965 और 1966 में कितना था, 10 मिलियन टन पल्सेस का प्रोडक्शन होता था और 10 मिलियन टन व्हीट का प्रोडक्शन होता था। और आप अगर यहीं पे देखेंगे 2017 और 18 का डाटा, तो अब 24 मिलियन टन पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है और 97 मिलियन टन व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया, ये सोर्स कौन सा है, ये बहुत ऑथेंटिकेट डाटा है। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर 2018 में ये डाटा पब्लिश किया था, फरवरी 2018 में। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने। तो ये डाटा आपको दिया गया है। इस डाटा के बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, चीज़ों का प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर तरीके से होता गया। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग ये वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाई जा रही हैं NCERT के बिहाफ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ज़रा इन एक्टिविटीज़ को भी हम देखेंगे। ओके, आप लोग देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विच मोर देन कैच बिफोर। देखिए क्या कह रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। यस, ठीक, और वाई, रीजन आपको देना है। क्या कह रहा है कि देखिए फार्मर्स पहले क्या करते थे, 1966 के पहले फार्मर्स ज़्यादातर ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करते थे। ज़्यादातर क्या, पूरी तरीके से सब ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते थे, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट तो 1966 के बाद इंडिया में आया। तो जब मॉडर्न फार्मिंग आ गया तो फार्मर्स ने क्या किया, मोस्टली फार्मर्स जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को या मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया। अब जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया तो भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो वर्किंग कैपिटल्स की नीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है कैश का भी इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग अब क्या होने वाला था, ज़्यादा होने वाला था। तो ये आप एक कह सकते हो कि ये एक डिसएडवांटेज भी था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को वही फार्मर्स अडॉप्ट करते थे जो लार्ज थे, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए ये बिल्कुल सुटेबल नहीं था, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो आई होप आप लोग इस आंसर को बहुत अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या ट्रेडिशनल फार्मिंग, जब फार्मर्स ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को से प्रैक्टिस करता था फार्मिंग, और उसके बाद जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड से वो फार्मिंग प्रैक्टिस करेगा, तो क्या पहले से अब ज़्यादा कैश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब वर्किंग कैपिटल्स, अब बहुत ज़्यादा टूल्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों में पैसा खर्च होगा। तो वर्किंग कैपिटल्स की क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल्स अब बहुत ज़्यादा पहले से रिक्वायर्ड होंगे। ओके, इसलिए कैश ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर योर रीजन फाइंड आउट। अपने लोकल एरियाज में जाओ, अपने फार्मर से बात करो और कुछ चीज़ें जानो, जैसे विच काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स, डू द फार्मर यूज, राइट अ नोट। ठीक है, फार्मर कौन सी फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, ट्रेडिशनल को, फार्मिंग को, ट्रेडिशनल को, मॉडर्न के, या दोनों मिलाकर। सेकंड कह रहा है व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, उनका इरिगेशन का सोर्स क्या है। ठीक है, ये कह सकते हो कि लाइक अ प्रोजेक्ट, एक एक्टिविटी आपको दी गई, एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप जहाँ पर भी रहते हो अपने आसपास के एरिया में जाओ, वहाँ के फार्मर से बात करो और उस रिगार्डिंग एक नोट लिखो, एक पूरा शॉर्ट नोट, एक समरी पूरा लिखो कि फार्मर्स कैसी फार्मिंग कर रहा है, कौन कौन से इरिगेशन सोर्सेज हैं। इसके बाद क्या कहता है, हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, मतलब जितने भी कल्टिवेटेड लैंड है उसमें से कितने इरिगेट हो चुके हैं, कितने में पानी मिल चुका, सिंचाई हो चुकी है।
उसके बाद फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट दैट दे रिक्वायर्ड, और इनपुट्स वगैरह जिन चीज़ों का फार्मिंग में यूज़ होता है वो सब वो कहाँ से लेते हैं, कहाँ से वो चीज़ें उन्हें मिलती है, कहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी था, बाकी और कुछ है नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने लोकल एरियाज में जाके फार्मर से मिलना, तो जाके मिल के इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, विल द लैंड सस्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखना है। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, सबको पता है कि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज अ नेसेसिटी टू बी केयरफुल इन इट यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और हम जब भी इसका यूज करते हैं तो हमको बहुत ही केयरफुली इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए या लैंड को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप लैंड को डिग्रेड करेंगे, किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को हम डिग्रेड करेंगे, तो उसकी फर्टिलिटी बहुत हद तक क्या होगी, खराब हो जाएगी, और फर्टिलिटी को नेचुरली रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या बता रहा है, साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, साइंटिफिक रिपोर्ट ने ये बताया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये एक बहुत बड़ा, या कह सकते हो बहुत सुटेबल डिसएडवांटेज दिया गया किसका, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद इंडिया में लार्ज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स का क्या होने लगा, नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड के इंडिया में आने के बाद। ठीक, आगे, इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो ये एक और डिसएडवांटेज बता रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में आ जाने के बाद जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड फार्मर्स ने अडॉप्ट कर लिया, तो लार्ज अमाउंट में केमिकल्स का यूज हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि सॉइल की फर्टिलिटी काफी हद तक खत्म हो रही थी, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बेकार हो रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बहुत ध्यान सुनना। ये आपके क्या था, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ओवर यूज होने लगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत हद तक क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। आगे, ऑल्सो कॉन्टिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक और बता रहा है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैड लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। ये क्या कह रहा है, लगातार ट्यूबवेल का यूज करना, इरिगेशन के लिए लगातार ट्यूबवेल का यूज करने से जो हमारा वाटर लेवल है वो भी काफी हद तक नीचे जा रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज। आगे, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स। ठीक, आपको मैंने बताया ना, सॉइल की फर्टिलिटी को रिकवर होने में या ग्राउंड वाटर लेवल को सही होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक, वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, एक बार अगर ये चीजें डिस्ट्रॉय हो गई तो इनको रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगता है या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है इनकी रिकवरी। ठीक, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमको हमारे एनवायरमेंट का बहुत सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा। तो देखिए, मॉडर्न फार्मिंग का अपना एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या था कि पहले जिस पीस ऑफ लैंड पर बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का सॉरी, अब उसी पीस ऑफ लैंड पर बहुत हैवी अमाउंट में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज से ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाना, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होना, तो काफी कुछ हमने यहाँ पे देखा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ठीक, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, एक चीज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल which dissolve in water and are immediately available to plant but these may not be retained in it. Okay, कुछ खास नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वही लाइन थी जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। हाँ, सही कह रहा है कि एक्सिस, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक मात्रा में हम उपयोग करते हैं तो हमारे ग्राउंड वाटर को, कह सकते हो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर्स को भी वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर्स को भी वो पॉल्यूट करता है, लेक वाटर को, रिवर्स वाटर्स को और ग्राउंड लेवल वाटर्स को भी पॉल्यूट करता है अगर हम सॉइल में एक्सिस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो। और आगे कह रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ये क्या कह रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करता था, जो हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया है उनको भी बहुत हैवी अमाउंट में किल करता था। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन इवन बिफोर।
ये क्या कह रहा है कि जमीन पहले जैसी है, जब आप उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी काफी हद तक पहले से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये लाइन यही बता रहा था। अब आगे देखते हैं, काफी कुछ यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। ये सब के सब डिसएडवांटेजेस पॉइंट बताए जा रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग के। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब में हाईएस्ट इन द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अगर कंट्री में कहीं यूज होता है तो वो पंजाब में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब स्टेट में। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर किसी स्टेट में यूज होता है तो वो पंजाब में होता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। ठीक, लगातार अगर केमिकल्स का यूज होगा तो सॉइल की हेल्थ जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पहले से काफी हद तक क्या हो जाएगी, काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। ठीक, दिस मीन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजाब के जो किसान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पूरी तरीके से इंगेज हो चुके हैं और कॉन्टिन्यूसली वो लोग लगातार यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इसके बाद कह सकते हो ट्यूबवेल सेट का, इन सारे चीज़ों का। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ बता दिया गया। और ये सारी चीज़ें अगर आप इन सारे वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं, ये क्या कह रहा है, अगर आप इन सारे वर्किंग कैपिटल का यूज़ करेंगे अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगा वो पहले से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा और वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि फिर हम यही चाहेंगे ना कि हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाते रहें, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाते रहें और मार्केट बेच बेच के पैसा कमाते रहें, या अपने क्या कहते हैं लिवलीवुड के लिए भी रखें, वो अलग फैक्टर है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ हम कवर कर लेते हैं, इसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में फार्मर्स के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। ठीक है, यू हैव मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। लैंड का इंपॉर्टेंट क्या है फार्मिंग के लिए, आप सबको पता चल गया है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्या बता रहा है, बहुत ध्यान सुनना। इन पालमपुर 1/3, अबाउट 1/3 पालमपुर में जितने भी फार्मर्स रहते थे उसका 1/3 वहां पे क्या थे, 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 450 परिवार रहते थे और इन 450 परिवारों में से 1/3 क्या होगा, 450 का 1/3 होगा 150। तो 150 ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, जो लैंडलेस थे। इसके बाद 150 फार्मर्स, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। और 150 फैमिलीज ऐसी थी जो ज्यादातर क्या थे, दलित थे और उनके पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई लैंड नहीं था। आगे, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 250, देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल पीस ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। 240 परिवार ऐसे थे जो कल्टीवेशन तो करते थे लेकिन उनके पास पीस ऑफ लैंड कितने थे, 2 हेक्टेयर से कम। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली, फार्मर्स फैमिली। ठीक, फार्मिंग करके इतना पैसा नहीं आ पाता था कि वो अपने घर को चला सकें। तो यहाँ पे काफी कुछ बताया गया है। अब थोड़ा सा ये पैराग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फार्मर के बारे में। टाइप्स ऑफ फार्मर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फार्मिंग क्या होती है। ठीक, फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग में की डिफिनेशन हम कवर करेंगे जो अपकमिंग पार्ट है इस चैप्टर का। और टाइप्स ऑफ फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लार्ज फार्मर, ये सब हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों ने आज इस लेक्चर को एंजॉय किया हो, काफी हद तक जो भी आपके डाउट्स रहे हों ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड वो क्लियर हुए हों। अब इस चैप्टर का जो अपकमिंग पार्ट होगा यानी कि पार्ट 4 होगा वो आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट डे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो, और एंजॉय किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें लेटेस्ट वीडियोस के। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहीं पर, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, हार्डवर्क करिए एंड टेक केयर।